नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून फॉर ऑल। दोस्तों, आज का जो विषय वस्तु है जिस पे हमें चर्चा और परिचर्चा करना है वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि आपके रिश्तेदार या आपके भाई बंधु या आपके मित्र हमेशा इस समस्या का वर्णन आपके सामने करते रहते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति का इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फ्लैट था, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट था, अब उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के पश्चात उस फ्लैट के स्वामित्व का हस्तांतरण उसके बच्चों को होना था, है ना। लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, कभी ये डॉक्यूमेंट मांगती है, कभी वो डॉक्यूमेंट मांगती है। वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो उनके फ्लैट का स्वामित्व उनके बच्चों को हस्तांतरित किस प्रकार से हो, ये बड़ी समस्या हो गई है। और ये मित्रों, ये हमेशा एक ही व्यक्ति के साथ नहीं होता है, अक्सर ये बार बार होता है। तो इस समस्या के संदर्भ में, यानी कि किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में की बिल्डिंग में मान लीजिए कि रमेश का एक फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट है, शॉप है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि एक रेजिडेंशियल फ्लैट है। तो रमेश का किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में की बिल्डिंग में एक रेजिडेंशियल फ्लैट है। अब रमेश की अचानक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रमेश कोई विल नहीं बनाता, कोई गिफ्ट नहीं बनाता है। तो बिना विल के, बिना इच्छा पत्र के और ये निर्धारित किए बिना कि उसके बाद उस फ्लैट का स्वामी कौन होगा, वो मर जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर रमेश एक नॉमिनी जरूर बना के जाता है, यानी कि सोसाइटी में जो मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए जो भी आवश्यक विधिक प्रक्रिया की जाती है, उसमें एक ये भी रहता है कि आप अपना नॉमिनी किसे बनाते हैं, इस फ्लैट के स्वामित्व का नॉमिनी किसे बनाते हैं, उसका नामांकन किसके नाम पे करते हैं। तो रमेश ने सुरेश को अपना नॉमिनी उस फ्लैट के लिए बना दिया। अब मित्रों, सवाल ये आता है कि रमेश तो मर गया, लेकिन उसके लीगल हेयर्स अभी हैं। लीगल हेयर्स कौन होंगे? उनकी वाइफ, रमेश की वाइफ और उनके बच्चे, ये जिंदा है। और नॉमिनी उन्होंने सुरेश को बनाया हुआ है। तो सुरेश उनका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि जो सोसाइटी है वो उस फ्लैट के स्वामित्व का हस्तांतरण किस प्रकार से करेगी, क्योंकि उसके लीगल है, उनकी वाइफ और उनके बच्चे हैं। नॉमिनी सुरेश को बनाया गया है। तो मित्रों, यहां पे कई बार जो सोसाइटीज होती हैं, वो सहकारी गृह निर्माण संस्थाएं होती हैं, उनकी जो मैनेजमेंट कमेटी होती है वो नॉमिनी से और उनके लीगल हेयर्स जो भी हैं सबसे ये कहती है कि जाओ आप हेयरशिप सर्टिफिकेट लेके आओ, या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, या फिर एफिडेविट फाइल करो, या कुछ इस प्रकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज मांगते हैं। तो अब जितने भी हमारे यहाँ प्लानिंग अथॉरिटीज हैं, जैसे सिडको है, एमआईडीसी है, एमएमआरडीए है, माडा है, एसआरए है, तो इनके अलग अलग कानून होते हैं, इनके नियम अपने तरीके से बनाए गए होते हैं। तो अब ये भी अपने रिकॉर्ड में उस फ्लैट के स्वामित्व का हस्तांतरण करने के लिए अलग अलग दस्तावेज की डिमांड करते हैं। तो इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बंबई उच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। चलिए उस फैसले के बारे में देखते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यानी कि बंबई उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए स्वामित्व किसी सदनी का, चाहे वो शॉप हो या फ्लैट हो, उसके स्वामित्व का हस्तांतरण पहले वाले स्वामी से उसके लीगल हेयर्स को किस प्रकार से और किन दस्तावेजों के आधार पर किया जाना चाहिए, इसका स्पष्ट विवेचना की है। तो चलिए देखते हैं कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया यह आदेश किस प्रकार का है। तो मित्रों, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने करण विष्णु खंडेलवाल
बनाम बैकुंठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के मामले में 9 नवंबर 2022 को एक फैसला सुनाया और अपने फैसले के माध्यम से किसी सदनिका के स्वामित्व के हस्तांतरण के संदर्भ में अपनाए जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया कि जब किसी सदनिका के स्वामी ने किसी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया है, अब ये व्यक्ति में स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, और यदि उसकी मृत्यु हो जाए, यानी कि किसी फ्लैट के स्वामी ने, किसी फ्लैट ऑनर ने किसी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब एक सोसाइटी को उस फ्लैट के स्वामित्व का हस्तांतरण किस प्रकार और किस आधार पर करना चाहिए। ये बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस करण विष्णु खंडेलवाल बनाम बैकुंठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के मामले में स्पष्ट किया। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना है कि महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 2019 यानी कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2019 में संशोधन किया गया था और इस संशोधन के द्वारा 9 मार्च 2019 को धारा 154(b)(2) जोड़ी गई थी। यानी कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया और 9 मार्च 2019 को एक धारा 154(b)(2) जोड़ी गई और इस धारा के अनुसार किसी भी संस्था को मृतक सदस्य के शेयर, अधिकार, हक और हित को एक व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार है जिसके आधार निम्नलिखित है। यानी कि वो एक व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है निम्नलिखित आधारों पर। तो वो बेस क्या थे जो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बताए। पहला था वसीयतनामा या दस्तावेज। यदि किसी व्यक्ति ने कोई विल एक्सक्यूट किया है, कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट एक्सक्यूट किया है, तो उसके आधार पर जिस व्यक्ति के फेवर में वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट एक्सक्यूट किया गया, निष्पादित किया गया है, उस व्यक्ति को स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। दूसरा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र यानी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर भी स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। तीसरा, कानूनी वारिसशिप प्रमाण पत्र यानी कि हेयरशिप सर्टिफिकेट। तो हेयरशिप सर्टिफिकेट भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है स्वामित्व का हस्तांतरण करने हेतु। चौथा, व्यक्तियों द्वारा निष्पादित परिवार व्यवस्था का दस्तावेज जो मृतक सदस्य की संपत्ति के वारिस के हकदार हैं। यानी कि वो फैमिली अरेंजमेंट के अनुसार जो फैमिली डीड बनती है उसके आधार पर भी मृतक की संपत्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के मध्य जो फैमिली डीड बनती है, फैमिली अरेंजमेंट बनता है। लास्ट क्या है कि नियमों के अनुसार विधिवत नामांकित व्यक्ति को यानी कि नॉमिनी को, यह नॉमिनी कब आता है, जब ये लीगल हेयर्स नहीं रह पाते या लीगल हेयर्स को ही नॉमिनी बनाया गया है, ऐसी कंडीशन में। आगे बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को और स्पष्ट करते हुए बताया है कि इसके धारा 154(b)(2) के साथ संलग्न पहला प्रावधान स्पष्ट करता है कि एक नामांकित व्यक्ति जिसके नाम पर एक नामांकन फॉर्म मृत मालिक द्वारा वैध रूप में जमा किया जाता है, यानी कि सोसाइटी के बायलॉज के अनुसार नामांकन करने का फॉर्म विधिवत रूप से भरकर अगर फ्लैट के मालिक ने मरने से पहले सोसाइटी में जमा किया है तो वो व्यक्ति यानी कि वो नॉमिनी, वो नामांकित किया हुआ व्यक्ति केवल प्रोविजनल मेंबर के रूप में ही शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो नॉमिनी है, वो लीगल हेयर नहीं है।
धारा 154B1 18C महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अर्थ के भीतर स्वीकार किया जाएगा। यानी कि जो नॉमिनी है वो धारा 154B1 18C महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की जो धारा है उसके अंतर्गत केवल प्रोविजनल मेंबर के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। जब तक कि कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस या फ्लैट के हकदार व्यक्ति को उत्तराधिकार कानून के अनुसार या वसीयत या फिर वसीयतनामा दस्तावेज के अनुसार या ऐसे मृत सदस्य के स्थान पर सदस्य के रूप में संस्था द्वारा सम्मिलित नहीं कर दिया जाता। इस प्रकार नामांकित व्यक्ति केवल एक प्रोविजनल मेंबर अनंतिम सदस्य बनने का हकदार है जो फ्लैट बेचने के लिए पात्र नहीं है। यानी कि नॉमिनी को फ्लैट को बेचने का अधिकार भी नहीं होता है। यह अधिकार केवल और केवल मृत व्यक्ति के लीगल हेयर्स को होता है, यानी कि उनके अपने जो हेयर्स होते हैं, वारिश होते हैं, उनको होता है। जब तक कि सोसाइटी को किसी कानूनी उत्तराधिकार को स्वामित्व प्रदान करने वाला न्यायालय का आदेश प्रदान नहीं किया जाता है। कोर्ट ने इंद्राणी वाही बनाम मामले में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया। यानी कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह जो आदेश पारित किया वो इंद्राणी वाही के मामले में एक आदेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया था, उसके आधार पर दिया। उपरोक्त निर्णय समिति के पदाधिकारियों और प्रबंधकों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है कि किसी सदस्य की मृत्यु पर नामांकन के मामले में स्थानांतरण के मामलों से कैसे निपटा जाए। जी हाँ दोस्तों, तो दो यहां पे प्रक्रियाएं आदरणीय उच्च न्यायालय के द्वारा बताई गई, दो भागों में बांट दिया गया। एक तो किसी व्यक्ति का फ्लैट या शॉप है, उसके लीगल हेयर्स भी हैं, मरने से पहले उसने किसी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया है और नामांकन फॉर्म सोसाइटी के बायलॉज के अनुसार सोसाइटी में जमा किया है। तो सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, फ्लैट के मालिक के स्वर्गवास हो जाने के बाद उस फ्लैट के स्वामित्व का जो हस्तांतरण है वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट एक्ट 2019 की धारा 154B2 में निर्धारित आधारों के आधार पर ही करेगी। और वो बेस क्या है? पहला, कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट एक्सक्यूट किया गया हो मालिक के द्वारा, मतलब जो मालिक मर गया है, मृत हो गया है, उसके द्वारा मरने से पूर्व ही कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट एक्सक्यूट किया गया है, जैसे विल वगैरह होता है, उसके आधार पे। दूसरा, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, यानी कि उसने कोई सक्सेस, उस मृत व्यक्ति के लीगल हेयर्स ने, वारिसों ने कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आए हैं कोर्ट से, या फिर लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट इन्होंने प्राप्त किया है, या फिर मृत व्यक्ति के सदस्यों के बीच में कोई फैमिली अरेंजमेंट हुआ है और उस फैमिली डीड के अनुसार किसी एक सदस्य को उस फ्लैट का हक प्राप्त करने के लिए सभी लोगों ने कंसेंट दिया हो, तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पर स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। और नियमों के अनुसार विधिवत नामांकित व्यक्ति को, जो नॉमिनी है, उस पर। अब यहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी जिसका नामांकन किया गया होता है, वो व्यक्ति महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट की धारा 154B1 18C के अर्थ में केवल प्रोविजनल मेंबर के रूप में ही सोसाइटी में शामिल किया जा सकता है, ओरिजिनल मेंबर के रूप में नहीं हो सकता है। जब तक कि उस नॉमिनी के द्वारा किसी भी प्रकार का सक्सेशन सर्टिफिकेट या लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट या फैमिली अरेंजमेंट डीड या फिर कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट न प्रस्तुत कर दिया जाए सोसाइटी में, अपने
दावे को मजबूत करते हुए कि वही व्यक्ति स्वामित्व फ्लैट के स्वामित्व का हस्तांतरण के लिए हकदार है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बम्बई उच्च न्यायालय ने करण विष्णु खंडेलवाल बनाम बैकुंठ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड में जो अपना आदेश निर्गमित किया, जो आदेश दिया, वो स्पष्ट रूप से इस बात में सहायता प्रदान करता है कि एक व्यक्ति के स्वामित्व, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति, जो कि फ्लैट या शॉप हो सकता है, उसका स्वामित्व उसके वारिसों में, उसके वारिस को किस प्रकार से हस्तांतरित किया जाए और उसके लिए कौन कौन से आधार पर विश्वास किया जाए, इसका निर्धारण बहुत ही अच्छे तरीके से और स्पष्ट रूप से किया है। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए लाभप्रद होगी। अगले वीडियो में हम एक नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष चर्चा और परिचर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।